आप लोग को मेरी आवाज आ रही है क्या? एक बार बताइए। क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हाँ। यस सर, आ रही है। आ रही है सर। देखो, याद दिला दिया करो, मैं भूल जाता हूँ। तो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है वो किसके किसके बीच में बनता है? मेटल। मेटल का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर? मेटल का मतलब है सीएमए और लिगेंड के बीच में बनता है। राइट। तो अब थोड़ी देर के लिए इसको पॉइंट समझना, एक स्टोरी टाइप में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टोरी को आपको समझने की कोशिश भी करनी है। ठीक है। देखो, यहाँ पर कहीं अपना मेटल पड़ा हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पर कहीं मेटल पड़ा हुआ होगा और लिगेंड कहीं इनफाइनाइट डिस्टेंस पर प्रेजेंट होंगे, कहीं पर भी हो सकते हैं। ठीक है। अब वो क्या करेंगे, धीरे धीरे इस मेटल की तरफ सारे लिगेंड्स अप्रोच करेंगे। ठीक है। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि लिगेंड्स अप्रोचेस अप्रोच टुवर्ड्स सीएमए। ठीक है। अब इसमें मैं दो कंडीशंस की बात कर रहा हूं। एक कंडीशंस की क्या बात कर रहा हूं? जब लिगेंड्स जब लिगेंड्स कहां पर हैं? इनफाइनाइट पर। इस कहानी को थोड़ा सा समझना। वैसे इस कहानी को मैं केवल इसलिए समझा रहा हूं, मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता हूं, थोड़ा सा आपको फील आ सके। ठीक है, सीएफटी का। और एक तब मैं बात कर रहा हूं जब लिगेंड्स कहां पर हैं? नियर टू द सीएमए के पास हैं, या कह सकते हैं, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर लिया है। ठीक है, तब की बात कर रहा हूं। तो अपन इसको पहले वाले को, जब इनफाइनाइट पे लिगेंड्स हैं तो उनको फर्स्ट कंडीशन बोल रहे हैं। जब लिगेंड्स बॉन्ड बना चुका है या उसके बहुत पास है, उस कंडीशन को अपन सेकंड कंडीशन बोलते हैं। ठीक है। तो अपन फर्स्ट कंडीशन में बात कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो जो आप सभी को पता है कि जो अपना सीएमए होता है, जो अपना सीएमए है, ठीक है, वो जनरली क्या लेते हैं? अपन ने बात कर भी ली थी कि डी ब्लॉक एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट लेते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इस सीएमए के पास में डी ऑर्बिटल्स होंगी। राइट, ऑब्वियस सी बात है कि अगर डी ब्लॉक एलिमेंट है तो उसके पास डी ऑर्बिटल्स होंगी। और डी ऑर्बिटल्स की बात की जाती है तो कितनी डी ऑर्बिटल्स होती हैं? 5 डी ऑर्बिटल्स होती हैं। 5 डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होती हैं। क्योंकि अगर डी ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, डी सबशेल की बात करते हैं, तो डी सबशेल के पास कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं? 5 होती हैं। अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो अपन कुछ इस तरीके से बनाते थे। यही जो है, देखो, 1 2 3 4 5, यही अपन की क्या है? 5 डी ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, 5 डी ऑर्बिटल्स हो गई। अब अगर क्या बात कर रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन की बात कर रहे हैं, अगर फर्स्ट कंडीशन का मतलब है तो मैं यहां पर एक ये भी कह सकता हूं, मेटल क्या है? मेटल इज लोनली प्रेजेंट। अगर लिगेंड्स इनफाइनाइट पर हैं तो इसका मतलब है कि मेटल लोनली प्रेजेंट है, अकेला प्रेजेंट है। ठीक है। तो जो इसकी 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, उनकी एनर्जी क्या होती है? आपको 11th क्लास में बताया था, जो 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, पांचों डी ऑर्बिटल्स हैं, उनकी एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। याद आ रहा है कुछ? कि अपन कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में भर सकते हैं, और जिनकी एनर्जी सेम होती है उनको क्या बोलते हैं? डीजनरेटिव ऑर्बिटल्स। उनको अपन बोलते हैं डीजनरेटिव ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल मैं बेसिक 11th से लेके चल रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो अपन सीधी सी बात हो गई, इतनी कहानी का मतलब ये हो गया कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट होगा, या इसी को अपन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्या बोल रहे हैं? सेंट्रल मेटल एटम बोल रहे हैं। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम। तो इसके पास क्या होती है? 5 डीजनरेटिव ऑर्बिटल्स होती हैं। ठीक है, यहाँ आगे लिख देता हूं,
हैज 5 डिजेनरेटिव ऑर्बिटल्स। यहाँ तक कोई दिक्कत? बिल्कुल बेसिक्स था, अभी मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं, केवल 11th का था। अब क्या होगा, अब बात समझना बेटा, कि मान लो मेरा ये CMA रखा हुआ है, सेंट्रल मेटल एटम रखा हुआ है, ठीक है। अब लीगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं, लीगेंड्स आ रहे हैं कुछ इस तरीके से, सेंट्रल मेटल एटम की तरफ लीगेंड्स आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो किसी ना किसी डायरेक्शन से तो आ ही रहे होंगे, कोई ना कोई तो डायरेक्शन होगी। अब देखो जनरली अगर अपन बात करते हैं तो दो ही डायरेक्शंस बोलते हैं, या तो अलोंग द एक्सिस आ रहे होंगे, अलोंग द एक्सिस का मतलब क्या हो गया कि एक्सिस के अकॉर्डिंग ही आ रहे होंगे, या फिर इन बिटवीन टू एक्सिस आ रहे होंगे, इन बिटवीन टू एक्सिस, ठीक है, राइट। अब ये डिपेंड करता है किस पे, ये डिपेंड करता है ऑक्टाहेड्रल पे या टेट्राहेड्रल पे। देखो यहां तक बताओ बेटा, सबको बात समझ में आ गई फर्स्ट केस की, कि अगर लिगेंड अकेला, सॉरी सेंट्रल मेटल एटम अकेला पड़ा हुआ है तो उसके पास क्या होंगी, 5 डिजेनरेटिव ऑर्बिटल्स होंगी। पूरी कहानी में मैंने केवल इतना ही बताया, ठीक है। अब इसको आगे चलते हैं। अब क्या होगा जब लिगेंड अप्रोच करेंगे, क्या लिगेंड्स, अरे आज लिख भी नहीं रहा, लिगेंड्स अगर अप्रोच करते हैं, ठीक है, तब क्या होगा, या तो वो एक्सिस से आएंगे, एक्सियल डायरेक्शन से आएंगे, या कह सकते हैं इंटरमीडिएट एक्सियल डायरेक्शन से आएंगे, मतलब दो एक्सिस के बीच से आएंगे, ठीक है। आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। ये दोनों कंडीशंस डिपेंड करती हैं कि कौन सा कंपाउंड है। तो अभी केवल मैं इतनी बात कर रहा हूं कि जब ये आएंगे, अब ये मेटल ले लिया, इस तरीके से लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं, तो देखो लिगेंड्स के पास भी क्या होंगे, लिगेंड्स के पास में ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन होंगे, और मेटल के पास भी अपने क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन्स में क्या होने लगेगा, क्या होगा, रिपल्शन होगा। पॉइंट समझते जाइएगा, क्या होगा, रिपल्शन होगा। और आपको पता है कि जब रिपल्शन होता है, केमिकल बॉन्डिंग ध्यान करो, तो एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है। जब रिपल्शन होता है तो एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज करती है, ठीक है। क्या करेगा, एनर्जी इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब है, अब देखो जो डी ऑर्बिटल्स होती हैं, डी ऑर्बिटल्स होती हैं, उनके कोई नेम बता सकता है, कोई भी एक बंदा जिसको डी ऑर्बिटल्स के नाम याद हो। DXY, वेरी गुड। DYZ DYZ, और DZX, हाँ, DZ स्क्वायर, हम्म, DX स्क्वायर डैश Y स्क्वायर। ठीक है, वेरी गुड। तो बेटा क्या होती है, ये नाम है। अगर याद होगा मैंने केमिकल बॉन्डिंग या एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया था, तो इनको मैंने ये भी बताया था इनके ये नाम क्यों हैं, इसके अलावा दूसरे नाम क्यों नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो DXY है वो कहां पर है बेटा, एक्स और वाई के बीच में है, इस तरीके से बताया था। तो अब क्या बात होती है, या तो लिगेंड, देखो ये क्या है, जो बोला था मैंने इंटर एक्सियल अप्रोचिंग है। अगर इंटर एक्सियल अप्रोचिंग होगी, अगर कोई लिगेंड यहां से आ रहा होगा, पॉइंट समझना, अगर कोई लिगेंड इनके ऐसे बीच से आ रहा होगा, तो इनके ऑर्बिटल्स में जो ये इलेक्ट्रॉन होंगे और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन होंगे, इस कंडीशन में रिपल्शन फोर्स ज्यादा होगा। और अगर डी जेड स्क्वायर की बात कर लेते हैं या डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की बात कर लेते हैं, तो कुछ अगर इस तरीके से बना देते हैं, देखो ये एक्सियल है, ठीक है। अब मान लो इलेक्ट्रॉन जो लीगेंड अप्रोच कर रहा है वो यहां से कर रहा है, एक्सियल कर रहा है, तब किसमें रिपल्शन फोर्स होगा, एक्सियल ऑर्बिटल्स में रिपल्शन फोर्स होगा, और एक्सियल ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तब क्या होता है कि जब लीगेंड अप्रोच करता है तो उनमें क्या होता है, मेटल के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होता है, रिपल्शन होने की वजह से उसकी एनर्जी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनकी जो डीजेनरेसी है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, डीजेनरेसी डिस्ट्रॉय, मतलब उनकी
डीजेनरेसी खत्म होने का मतलब क्या है कि अब ये जो पांचों ऑर्बिटल्स थी, इन पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम नहीं होगी डिस्ट्रॉय होने का मतलब। तो क्या होता है कि डी ऑर्बिटल जो है वो स्प्लिट हो जाती है। क्या हो जाती है? स्प्लिट हो जाती है, और स्प्लिट होके दो पार्ट में टूट जाती है। ठीक है, एक को बोलते हैं क्या? ईजी। ध्यान से सुनना, अब कहानी धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है। अब आप अभी तक आपको समझ में आया या नहीं आया, केवल आपको बस इतनी बात ध्यान रखनी है शॉर्टकट में कि जब मेटल अकेला होगा तब उसकी पांचों ऑर्बिटल्स डिजनरेटिव ऑर्बिटल्स होंगी, बट जब लिगेंड मेटल की तरफ अप्रोच करेगा तो उसकी डिजनरेसी डिस्ट्रॉय हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि लिगेंड्स और मेटल के इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन फोर्स लगता है, और रिपल्शन फोर्स जहां पर लगता है वहां पर एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो इसका मतलब कुछ की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और कुछ की एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और डी ऑर्बिटल दो पार्ट में टूट जाते हैं। तो एक पार्ट को क्या बोलते हैं बेटा? एक पार्ट को बोलते हैं ईजी। शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? ईजी। बस इसको नाम ध्यान रखना है, इसका कोई फुल फॉर्म नहीं। एक को बोलते हैं ईजी और एक को बोलते हैं T2G। अब जरा यही ध्यान से, ठीक है, क्या किस पार्ट में टूट गई डी ऑर्बिटल? दो पार्ट्स में टूट गई। एक को अपन ने बोला ईजी और एक को बोला T2G। ठीक है, ध्यान से, ईजी में कितने लेटर्स हैं? बोलो बेटा। 2। दो लेटर्स हैं। ठीक है, याद करने का तरीका, T2G में कितने लेटर्स हैं टोटल? नंबर और लेटर्स मिला के 3 लेटर्स हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझना, मैं कुछ इस तरीके से बना रहा हूं। तो ईजी में बेटा डी की कितनी ऑर्बिटल्स आएंगी? जल्दी बोलो, कितनी ऑर्बिटल्स होंगी? अरे टोटल 5 ऑर्बिटल्स थी। 5 ऑर्बिटल्स बेटा दो पार्ट में टूटी हैं, तो कभी इक्वली तो टूट ही नहीं सकते हैं। ठीक है, चॉकलेट तो है नहीं भाई, ढाई ढाई खा लेंगे, 2.5 2.5। ठीक है, तो एक तरफ जाती हैं 2 और एक तरफ जाती हैं 3। ठीक है, तो जो ईजी है इसमें कितने लेटर्स हैं? जल्दी बोलो। 2 लेटर्स हैं, तो कितनी ऑर्बिटल्स होंगी? 2 2। ऑर्बिटल्स होंगी। ठीक है, T2G में कितने लेटर्स थे टोटल? मतलब मैं नंबर को भी काउंट कर ले रहा हूँ 3, तो इसमें कितनी ऑर्बिटल्स जाएंगी? 3 3। ऑर्बिटल्स जाएंगी। ठीक है, देखो 3 और 2 5 हो गया। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये दो ऑर्बिटल्स कौन सी हैं? मतलब ईजी में डी की कौन कौन सी ऑर्बिटल्स आएंगी? कोई गैस करके बता सकता है क्या? एक्सिस वाली जेड स्क्वायर और वेरी गुड। एक्सिस क्योंकि देखो वाली। सीधी सी बात है, दो ही एक जैसी लग रही हैं स्क्वायर वाली, या कह सकते हैं दो एक्सियल हैं। अगर याद होगा मैंने डी ऑर्बिटल्स को दो पार्ट में लिखवाया भी था, एक एक्सियल और एक नॉन एक्सियल। तो ऊपर जो मैंने देखो ये 3 लिखी हुई हैं, ये नॉन एक्सियल हैं। ठीक है, और जो नीचे 2 लिखी हैं वो एक्सियल हैं। तो 2 एक्सियल हैं और 3 नॉन एक्सियल हैं। तो ईजी में कौन कौन सी जाएंगी बेटा? एक तो डी जेड स्क्वायर जाएगा और एक क्या जाएगा? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जाएगा। ठीक है, ध्यान रखनी है। और T2G में कौन कौन सी जाने वाली हैं अब ये बताने की जरूरत नहीं है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। ठीक है, तो ये इस तरीके से टूट जाएंगी। कब टूटेंगी? लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, कब टूटेंगी? जब लिगेंड्स अप्रोच करेंगे। इसीलिए इस थ्योरी का नाम है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। देखो जो फील्ड थी वो स्प्लिट कर गई दो पार्ट में, इस वजह से इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग। बोलो बच्चा, यहां तक बात समझ में आई? मतलब एक डी ऑर्बिटल है, डी जनरेसी डिस्ट्रॉय करेगी तो दो पार्ट में जाएगी, एक में जाएगी ईजी और एक में T2G। T2G में कितने होंगे? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। और ईजी में कितने होंगे? डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ठीक है, यहां तक बात सभी को समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं। बॉयज, आप लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, थोड़ा सा बोलो यार, फालतू का नहीं, जब पूछ रहे हैं तब तो बोलो। चलो, अब यहां तक इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ध्यान से समझना। एक आपके पास स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है। क्या होती है? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, इसका रट्टा मारना पड़ेगा। ठीक है, मेरे पास खुद के पास कोई ट्रिक इसको याद करने की फिलहाल
नहीं है। ठीक है, जब तक आपका काम निकल जाएगा तब तक मैं ट्रिक बना पाऊंगा। तो इसलिए कहीं से भी ट्रिक याद कर लो अगर पॉसिबल है, नहीं तो डायरेक्ट याद कर लो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखता हूं। कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले O2 2 माइनस, फिर I माइनस, फिर Br माइनस, फिर S माइनस 2, उसके बाद SCN माइनस, उसके बाद Cl माइनस, उसके बाद NO3 माइनस, उसके बाद N3 माइनस। ये नाइट्राइड नहीं है, ध्यान रखना, बताया हुआ है। F माइनस, NCO माइनस, यूरिया, नाइट्रेट, ऑर्थोनाइट्राइटो जिसको बोलते थे। ठीक है, उसके बाद OH माइनस, उसके बाद ऑक्सलेट, उसके बाद वाटर, उसके बाद NCS माइनस, उसके बाद CH3CN, उसके बाद ग्लाइसिनेट GLY, उसके बाद EDTA। देखो परेशान मत हो, आपके NCERT में RBSC में भी ये सीरीज दी गई है, वहां पर थोड़ी सी कम है, ये थोड़ी सी ज्यादा है, और आपको जिसमें कंफर्टेबल लगता है आप वो याद कर सकते हैं। ठीक है, है ना। कुछ बच्चे तो सदमे में आ गए होंगे ये देख के ही कि साहब इतनी कैसे याद होगी। बाइपिरिडीन, एक बताया था ऑर्थोफिनोल्थ्रीन, वो ये है। ठीक है, उसके बाद NO2 माइनस, उसके बाद PPS3, इसको कहते हैं ट्राई फिनाइल फॉस्फीन, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है साइक्लो पेंट डाई इनाइल। ठीक है, उसके बाद क्या है, बस खत्म हो गई, है ना, घबराने की जरूरत नहीं। तो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। अब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, तो देखो अप टू H2O, अप टू H2O कहाँ है, तो मतलब जो ये मैं ब्लू लाइन से कर रहा हूं यहां तक चलते आओ वाटर को इंक्लूड करके। ठीक है, अप टू वाटर अपन क्या मानते हैं, वीक लिगेंड्स मानते हैं। क्या मानते हैं, वीक लिगेंड्स, मतलब वाटर से पहले तक या वाटर को मिला के सब कैसे हैं, वीक लिगेंड है। ठीक है, H2O ऑनवर्ड, H2O के बाद से सारे लिगेंड्स कैसे हैं आपके, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में काउंट होते हैं। ठीक है, अब इसके लिए सुन लो, ये वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या है, कि अभी आपको मैंने बताया था बेटा ध्यान से, ये d ऑर्बिटल है, ये इस तरीके से स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, तो जो ये एनर्जी गैप है, समझना मेरी बात, जो ये एनर्जी गैप है, इस एनर्जी गैप के अकॉर्डिंग ही स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड बोला गया। जो वीक लिगेंड्स होते हैं उनमें ये एनर्जी गैप कम रहेगा, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं उनमें ये एनर्जी गैप ज्यादा होगा। देखो इसमें से मैं कुछ चीजें कॉमन बता देता हूं, क्या है, ग्लाइसिनेट, पिरिडीन, EDTA, NH3, EN, ठीक है, PPS3, CO, CN, ये इतनी चीजें जितनी मैंने अंडरलाइन की हैं ये ध्यान रखो कि ये स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा ये मान के चलो लगभग सारे क्या हैं, इसके अलावा सारे क्या हैं, वीक लिगेंड्स हैं। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आ गई। जो स्प्लिटिंग हो रही है उसके अकॉर्डिंग, जिसमें स्प्लिटिंग ज्यादा हो रही है, मोर स्प्लिटिंग है, वो कैसे कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड कहलाते हैं। और जिसमें लेस स्प्लिटिंग है वो क्या कहलाते हैं बेटा, वीक लिगेंड कहलाते हैं। स्प्लिटिंग के अकॉर्डिंग है, एक्सपेरिमेंटल ये है। ठीक है, तो इसका हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसको हमें याद ही करना पड़ेगा।
ठीक है, कि अगर आप कहें कि कंसेप्चुअली क्या इनको हम देख सकते हैं, तो कंसेप्चुअली इनको हम नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये स्प्लिटिंग एनर्जी एक्सपेरिमेंटल चेक की गई, उसके बाद एक ऑर्डर बनाया गया। ठीक है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि वाटर तक क्या है, वीक है, वाटर के बाद वाले सारे स्ट्रॉन्ग है, और स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे कौन है, कार्बोनिल जो लिगेंड है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ये आपको याद करनी है, और एक तो इसको सीरियल वाइज याद करनी है, प्लस ये जरूर ध्यान रखना है कि कौन वीक लिगेंड है, कौन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, क्योंकि जब अपन हाइब्रिडाइजेशन काउंट करेंगे तो इसमें हमें इसकी बहुत जरूरत पड़ती है कि कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक है। ठीक है, ये चीज हो गई। ये भी चीज समझ में आ गई कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किस बेसिस पे बनाई गई, एनर्जी डिफरेंस के बेसिस पे बनाई गई है। ठीक है, अब देखो एक चीज ध्यान से सुनना, अब इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, क्रिस्टल फील्ड, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस अलग अलग पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं किसमें, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। अब इसको बहुत ध्यान से समझना, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो सबसे पहली बात, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बेटा कब आएगी, जब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो। ऑक्टाहेड्रल शेप हमें कब मिलेगा, तो इसको ध्यान रखना, ऑक्टाहेड्रल शेप के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए बेटा, ध्यान रखिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए, 6। सीधी सी बात है, कंपाउंड देख के अगर देख लिया आपने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो उसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकते हैं, तो देख लो, sp3d2 या d2sp3 होगा। अगर sp3d2 है तो इसको क्या बोल सकते हैं, आउटर कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, ये मैं बता चुका हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, या और क्या बोल सकते हैं, इसको दूसरा नाम दे सकते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उसी तरीके से अगर d2sp3 मिला तो इसको क्या बोलते हैं, इनर कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, इनर कॉम्प्लेक्स, या दूसरा नाम बेटा इसको क्या दे सकते हैं, लो स्पिन, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये दोनों चीजें, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है बेटा, अलग अलग होता है। ठीक, अब बात समझना, ये अपन ने क्या बना दिया, अरे यार कि 1 2 3 ज्यादा बना रहा हूं, है ना, तुम लोग बेइज्जती करवा दोगे। ठीक है, तो अपन ने कितनी बना दी, 4। ये डिजनरेटिव ऑर्बिटल थी, स्प्लिटिंग होगी, स्प्लिटिंग होके क्या होगा, अब एक T2G बनेगा और एक EG बनेगा। अब ये ध्यान रखना, अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं, ध्यान से समझो क्या है, अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं तो क्या होता है, किसकी एनर्जी ज्यादा होती है, EG की एनर्जी ज्यादा होती है और T2G की एनर्जी कम होती है, ध्यान रखना है। ठीक है, इसको भी कंफ्यूजन जो आपको होगी उसका भी निवारण कर दूंगा मैं। पहले बस अभी इतना ध्यान रखो कि अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो उसमें बेटा क्या होगा कि EG की एनर्जी ज्यादा होगी और T2G की एनर्जी कम होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां तक बात सभी को समझ में आ गई, किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है जल्दी से। अब देखो इसका मैं डायग्राम बना रहा हूं, एग्जैक्ट समझना। ये अपन ने 5 डिजनरेटिव ऑर्बिटल्स बना ली, स्प्लिटिंग हुई, तो ऊपर ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं तो ऊपर क्या आ गया, EG आ गया, नीचे क्या आ गया, T2G आ गया। अब इसको मैं लिख रहा हूं, तो ये अपन का क्या है, EG ऑर्बिटल्स हैं, ये अपनी T2G ऑर्बिटल्स।
तो देखो इसके सेंटर से मिलाओगे भाई, इसकी सेंटर की जो एनर्जी है इसको अपन बोलते हैं बारी सेंटर। अलग अलग स्पेलिंग हो सकती है, इसको क्या बोलेंगे अपन, बारी सेंटर। ठीक है, जो इसकी इंटरमीडिएट, जो बारी सेंटर किसको बोल रहे हैं, उस एनर्जी लेवल को बोल रहे हैं जिस एनर्जी लेवल पे आपकी डी जनरेटिव ऑर्बिटल्स थी। ठीक है, अब उसके बाद जो ये पूरी एनर्जी है, ध्यान से, ये जो पूरी एनर्जी है इसको बोल रहे हैं डेल्टा नॉट। इसको क्या बोल रहे हैं, डेल्टा नॉट, ओ लिख रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब उसके बाद ध्यान से, टोटल कितनी ऑर्बिटल्स थी, टोटल ऑर्बिटल्स कितनी थी, 5। ईजी के पास कितनी नहीं है, ईजी के पास कितनी नहीं है, 10 मिनट बचे हुए हैं, 3 नहीं है। तो इसमें जो एनर्जी डिफरेंस होगा, ये एनर्जी डिफरेंस होगा 3/5 डेल नॉट, ध्यान से। ठीक है, और इसमें एनर्जी डिफरेंस कितना होगा, टोटल कितनी थी 5, इसके पास कितनी नहीं है 2 डेल नॉट। इसीलिए कभी कभी आपको ऐसे भी लिखा 3/5 डेल नॉट लिख लो, या इसको 0.6 डेल नॉट लिख लो। उसी तरीके से 2/5 डेल नॉट को अपन क्या लिख सकते हैं, 0.4 डेल नॉट। और जो बारी सेंटर के नीचे है वो हमेशा कौन से साइन के साथ आएगा, नेगेटिव साइन के साथ आएगा। वो हमेशा कौन सा साइन के साथ आएगा, नेगेटिव के साथ। बस ये चीज ध्यान रखनी है कि जो नीचे है T2G की हमेशा डिफरेंस कितना होगा, 0.4 डेल नॉट, और इसको लगा दिया मैंने माइनस। ठीक है, बोलो इतनी बात समझ में आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, Eg की एनर्जी जब लिगेंड आते हैं तो 3/5 डेल नॉट बढ़ जाती है, और T2G की एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है, तो ये डायग्राम, इतनी वैल्यूज ध्यान रखनी है। अब देखो क्या होता है, अब क्या बोलते हैं, अब पॉइंट समझना। अब क्या बोलते हैं कि एक तरफ अकेला मेटल है, ध्यान से, एक तरफ अकेला मेटल है और एक तरफ मेटल बॉन्ड बना चुका है किसके साथ, लिगेंड के। तो मैं पूछ रहा हूं इन दोनों में कौन स्टेबल होगा। इसको अपन फर्स्ट दे देते हैं, इसको अपन सेकंड दे देते हैं। तो विच वन इज स्टेबल, या कह सकते हैं विच वन इज मोर स्टेबल। कौन जवाब देगा इसका, कौन बताएगा? सेकंड वाला। सेकंड वाला। और कोई? लक्ष्य, नितिन? सर सेकंड वाला। सेकंड वाला। नितिन? क्यों? नितिन बोल ही नहीं रहा सेकंड है। वाला सर। गैलेक्सी 7 नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है, हाँ, ध्यान रखना जो सेकंड वाला है, ठीक है, इसका आंसर है सेकंड वाला मोर स्टेबल होगा। ठीक है, अब जो मोर स्टेबल होगा उसके लिए अपन क्या कहते हैं, तो देखो इन दोनों में एनर्जी डिफरेंस तो होगा ही होगा, इन दोनों में एनर्जी डिफरेंस तो होगा ही होगा। तो उसको क्या बोलते हैं, अब पॉइंट समझना, मैं क्या लिख रहा हूं, कॉम्प्लेक्स का मतलब कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोला हुआ था। कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल देन द मेटल। ठीक है, क्यों होगा, बिकॉज ऑफ सम एनर्जी, बिकॉज ऑफ सम एनर्जी, कुछ एनर्जी की वजह से। ठीक है, एंड दिस एनर्जी, एंड दिस एनर्जी is known as, and this energy is known as CFSE। CFSE क्या, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ध्यान से समझना, CFSE का फुल फॉर्म क्या हो गया, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, CFSE। राइट, आगे बात करते हैं। अब ये CFSE एनर्जी कैलकुलेट कैसे की जाती है, ध्यान से, CFSE कैलकुलेट किस तरीके से की जाती है,
तो इसके लिए ध्यान रखना, देखो ये डेल, जो डेल है वो आपको बता रहा है CFSC, क्या बता रहा है, CFSC एनर्जी बता रहा है। वो जो सब्सक्रिप्ट में लिखा हुआ है ये बता रहा है ऑक्टाहेड्रल, मतलब CFSC एनर्जी किसके लिए हो गई, ऑक्टाहेड्रल के लिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अब मैंने क्या बोला, ये माइनस में है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स तो लिख सकते हैं 0.6 इंटू N1 प्लस माइनस 0.4 N2, ब्रैकेट बंद कर दिया, आगे क्या लिख दिया, डेल नॉट प्लस पी, डेल नॉट प्लस पी, पी की जगह लिख देता हूं N3P। बोलो बेटा फॉर्मूला समझ में आया, CFSC एनर्जी यहां पर फिर से मैं लिख दे रहा हूं 0.6 N1 डेल नॉट माइनस 0.4 N2 डेल नॉट प्लस NP। ठीक है, अब N1 क्या है, ध्यान समझना, 0.6 किसकी एनर्जी होती थी, Eg की, तो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Eg, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Eg। उसी तरीके से N2 क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G, और N3 क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्ड। ये आगे डिस्कस करेंगे। बोलो बेटा, एक चीज बात कर लेते हैं, CFSC एनर्जी समझ में आ गया, ये फॉर्मूले का यूज करके कभी कभी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है। CFSC एनर्जी बोलो बेटा, सभी को समझ आ गया, यस सर। यस सर। ठीक है, फॉर्मूला समझ में आ गया, यस सर। यस सर। ये फॉर्मूला है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं इतनी चीज की, ठीक है। अब अगर मैं टेट्राहेड्रल की बात करता हूं, ये तो अभी मैं आगे आऊंगा, आज केवल रफ आइडिया दे रहा हूं उसका। अब टेट्राहेड्रल की अगर मैं बेटा बात करूं, तो टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग कैसे होगी, कोई गैस करके बता सकता है, अरे ऑक्टाहेड्रल में किसकी एनर्जी ज्यादा थी, जल्दी बोलो, Eg की एनर्जी ज्यादा थी T2G से, हाँ या ना, यस सर। ठीक है। तो टेट्राहेड्रल में किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, क्या T2G। एक सेम रहेगी या अलग अलग होगी, अलग अलग होगी। मतलब अगर टेट्राहेड्रल के लिए डब्बा बनाते तो कुछ डब्बा इस तरीके से बनाते हैं, ये हो गया T2G और ये हो गया Eg। ऑक्टाहेड्रल के लिए डिब्बा बनाया था तो अपन ने कुछ इस तरीके से बनाया था, Eg T2G, मतलब यहाँ पर 3 डब्बे और यहाँ पर 2 डब्बे। आप कहोगे साहब कंफ्यूजन होगी, है ना, बोलो कंफ्यूजन होगी ना, कि भूल जाएंगे साहब किसकी एनर्जी ज्यादा है। तो देखो बहुत आसान तरीका है बेटा, टेट्राहेड्रल की स्पेलिंग पता है सभी को, टेट्राहेड्रल कहां से शुरू होता है, T से, तो इसमें एनर्जी भी किसकी ज्यादा, T2G की। दूसरा नमूना बच गया, बस एक याद रखो, टेट्राहेड्रल T ज्यादा, दूसरा नमूना बच गया क्या, ऑक्टाहेड्रल, तो ऑक्टाहेड्रल में किसकी एनर्जी ज्यादा, T2G की। बोलो बच्चा बात समझ में आई, बोलिए बेटा बात सभी को समझ में आ गई, यस सर। ठीक है। तो देखो ये बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है कि केवल और केवल स्प्लिटिंग का, और जब अपन कल मिलेंगे, ठीक है, तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए, मुझे सीक्वेंस नहीं चाहिए एज इट इज, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है
कि भाई अगर मैं कोई लिगेंड पूछूं तो आप ये बता सकें कि ये स्ट्रांग है या वीक है। तो इसलिए नेक्स्ट बार जब आना, क्योंकि अब इनकी जरूरत पड़ेगी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एटलीस्ट इतना ध्यान करके आना कि कौन सा वीक लिगेंड होगा, कौन सा स्ट्रांग लिगेंड होगा, राइट। और ये धीरे धीरे करके पूरी टेबल याद करनी है आपको, क्योंकि कभी कभी क्या करते हैं 4 लिगेंड दे देंगे, उसमें स्ट्रांग और वीक का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ लेते हैं, तो अगर वो आपको याद नहीं है तो वो क्वेश्चन गलत होगा ही होगा। ठीक है, मेरे को भी कोई खास याद नहीं है, अप्रोक्स याद है, ठीक है, क्योंकि मेरा काम तो चल जाएगा, लेकिन आपको एग्जाम देना है, आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैं अभी आपको थोड़ी देर में व्हाट्सएप पे नोट्स सेंड कर दूंगा, ठीक है, हैंड रिटन, अगर जरूरत पड़े तो आप उनको भी यूज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, टाइम इज ऑलमोस्ट ओवर।